गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 एपिसोड नंबर 6 यानी कि सीजन का फिनाले बल्कि सीरीज का फिनाले। कहानी की शुरुआत होती है डावोस सीवर्थ और जॉन स्नो से, जिनके साथ टीरियन भी है। ये लोग किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर घूम रहे हैं और आसपास मची तबाही को देख रहे हैं। यहाँ पर डेनेरियस टारगेरियन ने पिछले एपिसोड में अपने ड्रैगन के साथ हर तरफ आग फेंकी थी और इस वजह से काफ़ी सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे। टीरियन यहाँ पर सर्सी और जेमी को ढूंढने के लिए रेड कीप की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि जॉन स्नो से कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर अकेले टहलना सेफ नहीं होगा, मगर वो अकेले रहना चाहता है। वो रेड कीप के डंजन्स में जाता है। उसने जेमी लैनिस्टर को एक रास्ता बताया, मगर डंजन का वो रास्ता पत्थरों के गिरने से बंद हो चुका था। टीरियन यहाँ पर यही देख रहा है और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक गोल्डन हाथ नज़र आता है जो जेमी का ही गोल्डन हैंड है। वहाँ पर टीरियन बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो कुछ पत्थर हटाता है और देखता है कि यहाँ पर जेमी ने सर्सी को अपनी बाहों में ले रखा है और दोनों मर चुके हैं। टीरियन अपने दोनों भाई बहन को खो चुका है। वो इस दुनिया में अब आखिरी लैनिस्टर है। इसके बाद हमें टारगेरियन डेनेरियस को दिखाया जाता है जो एक अलग ही रुबाब के साथ खड़ी हुई है। वो यहाँ पर अपनी आर्मीज़ को एड्रेस करती है और सीज़न 6 में कहा गया अपना एक डायलॉग यहाँ पर रेफ़र करती है। उसने कहा था कि मैं आपको अपने साथ वेस्टेरोस लेकर जाऊँगी, जहाँ पर आप पत्थर के बने घरों को तोड़ देंगे और वहाँ मौजूद लोगों को जान से मार डालेंगे। वो कहती है मैंने अपना वादा निभाया। और यहाँ पर मौजूद डोथराकीज़ और अनसलिड उसकी वाहवाही करते हैं, शोर मचाते हैं। यहाँ पर लेकिन टीरियन आगे बढ़ता है और अपना हैंड ऑफ द किंग का जो पिन होता है उसे निकाल कर फेंक देता है। वो बेसिकली डेनेरियस की बेइज्जती करता है सब लोगों के सामने और डेनेरियस कहती है तुमने जेमी को मेरे आदेश के खिलाफ जाकर रिहा कर दिया। टीरियन कहता है डेनेरियस को कि अब मुझे हैंड ऑफ द क्वीन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और लग रहा है कि ये जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं, क्योंकि डेनेरियस टीरियन को फिर हिरासत में ले लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन स्नो टीरियन से मिलने कारावास में पहुंचा है और टीरियन उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद वाइन लेकर आया होगा, मगर जॉन स्नो ने उसे निराश कर दिया। टीरियन जॉन स्नो को समझाता है कि डेनेरियस हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। वो एक तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है क्योंकि उसे शांति और जंग के बीच फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। वो जॉन को कहता है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो ऐसा कभी नहीं करते और बेगुनाह लोगों को ना मरवाते। एक्चुअली इससे पहले भी एक सीन हुआ था जब जॉन स्नो ग्रे वॉर्म को लैनिस्टर सोल्जर्स को मारने से मना कर रहा था। ये वो सोल्जर्स हैं जो ऑलरेडी अपने हथियार डाल चुके थे, मगर डेनेरियस कह रही है इन सब को ख़त्म कर दिया जाए। जॉन स्नो को अंदाज़ा तो हो गया है कि हाँ वाकई डेनेरियस वेस्टेरोस पर रूल करने के लिए सही नहीं है, बल्कि अब उसका ज़िंदा रहना ही शायद सेफ नहीं है दुनिया के लिए। वो डेनेरियस जो खुद को इंसाफ की मूर्ति मानती है, उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी है। टीरियन यहाँ पर जॉन को ये भी कहता है कि सांसा और आर्या कभी भी डेनेरियस के आगे घुटने नहीं टेकेंगी और डेनेरियस जो है तुम्हारी बहनों को भी मरवा सकती है। लगता है जॉन का इसके बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो डेनेरियस से मिलने पहुँचता है, उसे क्वेश्चन करता है, कहता है कि सड़कों पर बेगुनाह बच्चे जलकर मर रहे थे और ये काम तुम कर रही थी। डेनेरियस कहती है आगे के लिए, एक अच्छी दुनिया के लिए फ़िलहाल इन लोगों का मरना ज़रूरी था। वो डायरेक्टली ये नहीं कह रही, मगर घुमा फिरा कर कहती है कि सर्सी इन लोगों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। वो सोच रही थी कि मैं हमदर्दी दिखाऊंगी और जो सर्सी है वो सेफ रहेगी। बट फिर भी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। डेनेरियस सीधा रेड कीप पर जा सकती थी ड्रैगन के साथ और रेड कीप को ख़त्म कर सकती थी, उसे जला सकती थी, सर्सी वहाँ पर मर जाती। मगर वो सड़कों से होते हुए गई और सड़कों पर उसने आग लगाई, लोगों के घरों में आग लगाई और ऐसा लग रहा था कि डेनेरियस के दिल में फीलिंग्स ही नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही चाह रही थी। उसने जब अपने डोथराकी सोल्जर्स और अनसलिड आर्मी को एड्रेस किया था तब उसने ये कहा भी था कि अब हम पूरी दुनिया पर फतह करेंगे और पूरी दुनिया में शांति फैलाएंगे। डेनेरियस का शांति फैलाने का जो तरीका है वो काफ़ी खूंखार है। जॉन स्नो को ये बात महसूस हो गई है। वो उसे कहता है कि आप मेरी क्वीन हैं और इमोशनली उसे वल्नरेबल करता है और फिर उसके पेट में छुरा घोंप देता है। अब इसे आप एज़ोर अहाई की प्रोफेसी से कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से उसने नीसा यानी कि अपनी पत्नी के पेट में तलवार घोंप दी थी और उसे मार डाला था। इसके बाद उसकी तलवार जो है लाइट ब्रिंगर कहलाई थी, जिससे वाइट वॉकर्स का खात्मा किया गया। प्रोफेसी यहाँ पर ट्विस्ट हो गई है, मगर डेनेरियस जो है वो मर चुकी है।
ड्रोगॉन यहाँ पर पहुँचता है, उसे एहसास हो जाता है कि उसकी माँ अब नहीं मौजूद है। वो जॉन की तरफ देखता है, काफ़ी गुस्से में है, मगर जॉन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता। वो गुस्से में वहाँ मौजूद आयरन थ्रोन को जला देता है, पिघला देता है। उसके बाद डेनेरियस को अपने हाथ में उठाता है और कहीं दूर उड़ जाता है। ये सीन मुझे काफ़ी इमोशनल लगा था जब वो डेनेरियस को हिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो शायद ज़िंदा हो जाए, शायद उठकर बैठ जाए, दोबारा सांस ले ले, मगर ये नहीं हो पाता और ड्रोगॉन भी अब इस दुनिया में अकेला हो चुका है। अब हम दोबारा पहुंचते हैं टीरियन के पास। लगता है काफ़ी महीने बीत चुके हैं या हफ्ते गुजर चुके हैं, उसकी दाढ़ी और बाल काफ़ी बढ़ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसे ड्रैगन पिट की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जहां पर काफ़ी सारे लॉर्ड्स मौजूद हैं। कौन कौन? एडमिरल टली, हॉलैंड रीड, जिनका नाम तो हमें नहीं बताया गया, मगर उनकी वेशभूषा देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वही इंसान है जिसने आर्थर डेन को मारने में नेड स्टार्क की मदद की थी, और ये जोजन और मीरा के पिता हैं। इसके अलावा यहाँ पर सैमुअल टार्ली मौजूद है जो अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सांसा, आर्या, गेंड्री, रॉबिन आरन, ब्रियान ऑफ टार्थ, सर डावोस सीवर्थ, डॉन के प्रिंस और यारा ग्रेजॉय। ऐसा लगता है कि यहाँ पर टीरियन की ज़िंदगी का फैसला करने के लिए बुलाया गया है उसे, मगर उल्टा ही हो जाता है। टीरियन ही यहाँ पर एक बड़ा फैसला करता है। एक्चुअली ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि वेस्टरॉस का राजा कौन बनेगा, और ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि राजा किस तरह से, किस फॉर्मेट के ज़रिए चुना जाए। सैमुअल टार्ली यहाँ पर एक आइडिया रखता है। वो कहता है कि क्यों ना हम लोगों से वोट लें और फिर किसी इंसान को राजा बनाएं, जिस पर यहाँ मौजूद लोग हंसते हैं। फिर बात ये होती है कि क्यों ना जितने लॉर्ड्स मौजूद हैं उन्हीं में से किसी एक को राजा चुन लिया जाए, और उसके बाद कोई दूसरा इंसान राजा बना लिया जाएगा। राजा का बेटा बेसिकली राजा नहीं होगा। इस बात पर एडमिरल टली अपनी जगह से खड़े होते हैं और ख़ुद को एज अ किंग नॉमिनेट करते हैं। सांसा उन्हें चुपचाप अपनी जगह पर बैठने के लिए कह देती है। टीरियन कहता है कि ब्रान को राजा बनाना बेस्ट होगा, क्योंकि एक तो वो स्टार्क परिवार का हेir भी है, और इसके अलावा वो 3-eyed रेवन है। उसके पास इस दुनिया की पूरी नॉलेज है और वो सही फैसले लेगा। ब्रान से पूछा जाता है कि क्या वो इस जॉब में इंटरेस्टेड है, और वो कहता है, क्या लगता है मैं इतनी दूर यहाँ क्यों आया हूँ? ओके, तो पहले ब्रान कह रहा था कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और उसने पिछले सीज़न में कहा भी था कि मैं विंटरफेल का लॉर्ड नहीं बनकर रह सकता क्योंकि मैं 3-eyed रेवन हूँ। लेकिन अब राजा बनने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लॉर्ड नहीं बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। हमें और कुछ भी ब्रान के बारे में नहीं बताया जाता, और हो सकता है 3-eyed रेवन का पूरा प्लान ही यही हो कि वो खुद राजा बनना चाहता हो, और इसीलिए ये पूरी की पूरी घटना हुई। गेम ऑफ थ्रोन्स में जो कुछ भी हुआ शायद इसीलिए हुआ। हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें ये शो में नहीं दिखाया गया। हम अज्यूम कर सकते हैं और अपने दिमाग में कहानियाँ बना सकते हैं। फिलहाल ब्रान कहता है कि ठीक है, मैं राजा बनने के लिए राज़ी हूँ। यहाँ मौजूद सारे के सारे लोग जो हैं वो उसके पक्ष में वोटिंग भी करते हैं, और फिर वो कहता है मेरा जो हैंड है वो बनेगा टीरियन। टीरियन कहता है मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मगर ब्रान उसे कन्विंस कर लेता है। फैसला फिर इस बात का होता है कि नॉर्थ का क्या होगा। सांसा ने ब्रान को सपोर्ट तो कर दिया है राजा बनने के लिए, मगर उसने अपनी एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि मैं चाहती हूँ विंटरफेल और हमारा जो नॉर्थ का जो एरिया है वो अब 7 किंगडम्स का हिस्सा नहीं होगा। तो ब्रान जो है वो किंग ऑफ 6 किंगडम्स बनेगा, और नॉर्थ जो है एक अलग किंगडम कहलाएगा। सांसा की इस बात को ब्रान एक्सेप्ट कर लेता है। वो 6 किंगडम्स का राजा है, और फिर सांसा को बनाया जाता है उसके किंगडम की रानी। टीरियन यहाँ ग्रे वर्म को भी एक बात सजेस्ट करता है। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक कैसल ले लो, कुछ ज़मीनें ले लो और ख़ुद का हाउस शुरू करो। अनसलेड आर्मी तो तुम्हारे साथ है ही, मगर ग्रे वर्म इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो जॉन स्नो की ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहता है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो कहते हैं कि जॉन स्नो को हम मौत की सज़ा तो नहीं सुनाएंगे, मगर उसे नाइट्स वॉच पर भेजा जा सकता है। इस बड़ी मीटिंग के बाद एक छोटी सी मुलाकात होती है टीरियन और जॉन स्नो के बीच। जॉन स्नो इस बार कारावास में है, उसे कैद करके रखा गया है, और टीरियन उसे कहता है तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए हमें एक अलग तरीके से फ़ैसला लेना पड़ा। तुम जिंदा तो रहोगे, मगर वेस्टरॉस के इस वाले हिस्से में नहीं, बल्कि नॉर्थ में वॉल पर जाकर तुम अपनी ज़िंदगी बिताओगे। वो कहता है नाइट्स वॉच अभी जिंदा है, अभी बचा हुआ है, वॉल एग्जिस्ट करती है। टीरियन जवाब में कहता है जिसका मतलब मैंने ये निकाला कि जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, दुनिया में कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई कोना तो उनके लिए होना ही चाहिए, और नाइट्स वॉच इसी पर्पस को सॉल्व करेगी।
तो जॉन स्नो जो है उसे नाइट्स वॉच पर भेज दिया जा रहा है, जिस तरह से सीजन 1 के एपिसोड 1 में डिसाइड हुआ था। बारी आती है स्मॉल काउंसिल की, जहां पर टीरियन बतौर हैंड ऑफ द किंग मौजूद है। वो यहाँ मौजूद कुर्सियों को ठीक करता है। फिर यहाँ काउंसिल के सारे मेंबर्स पहुंचते हैं। ब्रॉन मौजूद है जो मास्टर ऑफ कॉइन है। डावोस सीवर्थ मास्टर ऑफ शिप्स। सर ब्रियान ऑफ टार्थ को लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड बनाया जा चुका है। काउंसिल में सैमुअल टार्ली भी मौजूद है जो अब मेस्टर बन चुका है। वो टीरियन के सामने एक किताब रखता है। हमें सीजन 7 में आर्च मेस्टर एब्रॉस से मिलाया गया था और तब सैमुअल उनका शिष्य था। उन्होंने अपनी हिस्ट्री की किताब पूरी कर ली है, जिसमें रॉबर्ट बराथियन के मरने के बाद की कहानी बताई गई थी और उन्होंने जो नाम बताया था वो काफ़ी टेक्निकल और डिफ़िकल्ट था। तब सैमुअल ने कहा भी था कि किताब का नाम जो है थोड़ा पोएटिक होना चाहिए। Poetic? उसने शायद नाम सजेस्ट किया है, जिस वजह से ही हिस्ट्री की इस किताब का नाम है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। जिक्र होता है कि ड्रोगॉन आजकल कहाँ है। इस पर ब्रान कहता है कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। वो कहता है आप लोग कामकाज आगे बढ़ाइए, मैं जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ब्रान जो है वो शायद ड्रोगॉन में वॉर करने की कोशिश करे। जब से मुझे पता चला है कि ब्रान दूसरे लोगों में या जानवरों में वॉर कर सकता है, तब से मुझे यही लग रहा है कि हमें कोई ना कोई तो एपिसोड या कोई ना कोई तो सीन ऐसा ज़रूर दिखाया जाएगा जिसमें ब्रान किसी ड्रैगन में वॉर करेगा। इस बार भी ये काम नहीं हो पाया। ग्रे वॉर्म अनसलिड आर्मी के लोगों को लेकर मिसेंडी ऑफ नाथ के नाथ जा रहा है। मिसेंडी नाथ नाम की एक जगह से बिलोंग करती थी जो एसोस के कोने में है और ग्रे वॉर्म ने मिसेंडी को वादा किया था कि जब ये जंग सारी ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। मिसेंडी तो इस दुनिया में नहीं है, मगर ग्रे वॉर्म फिर भी अकेले ही वहाँ पर जा रहा है। आर्या भी अपने सफ़र पर आगे बढ़ रही है, मगर इससे पहले वो अपने भाई जॉन स्नो से मिलती है और उसके साथ सांसा और ब्रान भी होते हैं। एक्चुअली जॉन भी अब वॉल की तरफ जाने वाला है। ये भाई बहन एक दूसरे से विदा लेते हैं। फिर हमें आर्या को दिखाया जाता है जो एक शिप पर सवार है। ये एक स्टार्क शिप है। यहाँ पर स्टार्क बैनर भी लगा हुआ है। उसके साथ एक पूरी की पूरी फ्लीट है। एक्चुअली आर्या ने अपना सफ़र अकेले तय किया था, मगर आज उसके साथ एक पूरा कारवां है और वो वेस्ट ऑफ वेस्टरॉस जा रही है। इस बात को उसने सीज़न 6 में मेंशन भी किया था। मुझे भी ऐसा लगा था उस डायलॉग को सुनकर कि आर्या का शायद एंड गेम यही होगा। वो सफ़र पर, ट्रैवल पर आगे निकलेगी और दुनिया एक्सप्लोर करेगी। Essos is east and Westeros is west. But what's west of Westeros? उसने गेंड्री के साथ रहना चूज़ नहीं किया और इसके अलावा उसने अपने परिवार के साथ भी रहना चूज़ नहीं किया। उसने दुनिया को चुना और एक्सप्लोरेशन को चुना, जो वाकई काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आर्या ने एक्चुअली मेंशन भी किया था कि हमें मैप जो दुनिया का दिखाया जा रहा है उसमें एसोस है, वेस्टरॉस है, अशाय है, वेलेरिया है, दुनिया की हर एक जगह मौजूद है, मगर हमें ये नहीं पता कि वेस्ट ऑफ वेस्टरॉस क्या है। आर्या इसी बड़े सवाल को हल करने के लिए निकली है। आई जस्ट होप कि एक स्पिन ऑफ सीरीज़ आ जाए आर्या के सफ़र के ऊपर बेस्ड, जिसे मैं देखना चाहूँगी। फिर हमें ब्रियान के पास लेकर जाया जाता है जो बतौर लॉर्ड कमांडर अपनी एक ड्यूटी निभा रही है। द वाइट बुक नाम की एक किताब वेस्टरॉस में एग्जिस्ट करती है, जिसमें जितने भी किंग्सगार्ड हुए हैं उनकी हिस्ट्री बयान की जाती है। हमें इस किताब को पहले सीजन्स में दिखाया जा चुका है। तब जॉफ्री ने जेमी के पेज को देखकर उसका मजाक उड़ाया था, मगर आज ब्रियान इस किताब में जेमी की तारीफ़ों के पुल बांध रही है। उसने जेमी की मौत के बारे में इस किताब में लिखा है कि वो अपनी रानी को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। बेसिकली दुनिया जेमी को एक ऑनरेबल इंसान की तरह याद रखेगी। एपिसोड के आखिरी सीन में जॉन स्नो वॉल पहुंच चुका है और टॉर्मंड जाइंट्सबेन उसे हैरानी से देख रहा है। मुझे लग रहा है ये लोग काफ़ी मस्ती करने वाले हैं साथ में, क्योंकि अब जॉन स्नो को गोस्ट भी मिल चुका है। उसका एक कान गायब हो गया, मतलब जंग में वो जिंदा तो बच गया, इतना काफ़ी है। ये लोग रीयूनाइट होते हैं और फिर वॉल को क्रॉस करके नॉर्थ ऑफ द वॉल जाने लगते हैं। तो बेसिकली सीज़न 1 का एपिसोड 1 जिस तरह से शुरू हुआ था, ये सीज़न ख़त्म भी वैसे ही हो रहा है। जॉन के चेहरे पर मुस्कुराहट है, शायद इस तरफ आकर, मतलब वेस्टरॉस के इस तरफ आकर उसे खुशी महसूस हो रही है। वो यहीं पर बिलोंग करता था, भले ही वो टारगेरियन हो। ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड और ये पूरा का पूरा सीज़न, ये पूरी की पूरी सीरीज़। आई जस्ट विश कि आपको मेरे साथ मज़ा आया हो यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत इन्जॉय किया गेम ऑफ थ्रोन्स को एक्सप्लेन करना। इसमें बहुत टाइम भी लगा और आप लोगों ने भी काफ़ी पेशेंस दिखाई। मैंने बीच में
कई बार गैप भी लिया, मगर आपने सपोर्ट अपना जारी रखा और मुझे इंस्पायर करते रहे, बोलते रहे कि काम जो शुरू किया है उसे पूरा करना है। तो वो काम फिनिश हो चुका है। आज गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, मगर किताबें अभी मौजूद हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करनी बाकी हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो मुझे आपको सुनानी है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह से, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? वीडियो को शेयर किया आपने अपने दोस्तों के साथ? नहीं किया ना? व्हाट्सएप पर इन वीडियोस को शेयर करिए और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। टाटा।